नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गोरखपुर में आयोजित बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वाधान में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर सीएम ने लाभार्थियों को ऋण भी वितरित किया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ौदा यूपी बैंक के 28,500 किसानों और व्यवसायियों को 201 करोड़ का ऋण प्रदान करते हुए नजर आए। सर्किट हाउस के निकट स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनिंदा लाभार्थियों को अपने हाथों से मंच पर बुलाकर ऋण प्रदान करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ौदा यूपी बैंक के अधिकारी मौजूद रहे। मुझे प्रसन्नता है कि विगत एक वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जिस एक फील्ड ने हम सबको एक नया सपोर्ट दिया, कृषि के बाद अगर वो क्षेत्र था सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में कम पूंजी में रोजगार की गारंटी और स्थानीय स्तर पर बृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जो बेहतर प्रयास हुआ, आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर के 50 लाख एमएसएमई यूनिट को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर करोड़ों लोगों को रोजी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन आया। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, बेरोजगारी कम हुई। यही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आज से 4 वर्ष पहले तक देश के अंदर एक धारणा थी कि उत्तर प्रदेश में विकास की सोच नहीं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक धारणा थी कि वहां पर एक सामान्य नागरिक वहां पे काम नहीं करना चाहता। वह दूसरे राज्यों में भले ही कोई कार्य प्रारंभ कर ले, लेकिन लोकल स्तर पर वह किसी भी कार्य को हाथ नहीं लेना चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता है। बैंक उसे लोन नहीं देना चाहता है, क्योंकि बैंक को भी भरोसा नहीं था कि पता नहीं जो पूंजी हम देंगे सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। और इस बात का एक जो संशय था, विगत 4 वर्ष के अंदर ये दूर हुआ। बैंक आम जनमानस से, आम उद्यमी से, आम किसान से, युवा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया और तेजी के साथ जो परिवर्तन सामने आए, आज उसका परिणाम था कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके बारे में धारणा थी कि आबादी सबसे बड़ी, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की बात आती थी तो यह 5वें 6ठे नंबर पर इसकी बारी आती थी। आज मुझे प्रसन्नता है 4 वर्षों के दौरान जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और तेजी के साथ इस अर्थव्यवस्था की मजबूती ने प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी की है। उधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रयागराज में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दीप प्रज्वलन कर दीक्षांत समारोह की शुरुआत के बाद उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधियां और मेडल प्रदान किए। इस मौके पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित नवनिर्मित अटल ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के साथ ही प्राथमिक शिक्षा की भी चिंता करनी चाहिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कसी है। चुनाव को लेकर कोई भी पार्टी किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों को साधने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। किसान महापंचायत खैर तहसील में होगी। महापंचायत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सपा कार्यकर्ताओं की ओर से जगह जगह मीटिंग की जा रही है और सपा मुखिया की पंचायत में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है।
उधर अलीगढ़ में कोरोना महामारी के बाद से बंद पड़े एएमयू हॉस्टल को खोलने की मांग तेज हो गई है। छात्र नेता जनेम हसन के नेतृत्व में आर्ट फैकल्टी से बाबे सैयद गेट तक छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एएमयू प्रशासन को 5 सूत्री ज्ञापन दिया है। मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उधर हमीरपुर के बेमवार थाना इलाके में प्रेम प्रसंग में राजस्व लेखाकार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए कहा कि मृतक की पत्नी का पिछले 2 साल से आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला अपने प्रेमी से मिलने खेत पर गई हुई थी, तभी महिला का पति मौके पर पहुंच गया। महिला के पति को देख प्रेमी ने अवैध तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेमी और उसके साथियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बात जालौन की, जहां पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अवैध रूप से बनाए जा रहे गुटखा फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापा मारा। प्रशासन ने 60 लाख रुपए का माल बरामद किया। 4 स्थानों पर एजीएम के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। जिला प्रशासन ने चारों फैक्ट्रियों को सीज कर दिया। उरई कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। संभल के बैजोई थाना इलाके में मानसिक रूप से बीमार दलित रेप पीड़िता ने सुसाइड कर लिया। पीड़िता ने अपने ही दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। छत से उधर पीड़िता के साथ 1 साल पहले पड़ोस के युवक ने रेप किया था। रेप आरोपी अभी तक जेल में ही सजा काट रहा है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी का परिवार पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। केस वापस नहीं लेने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। दबाव बनाने के कारण पीड़िता लगातार डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। बलरामपुर के उतरौला थाना इलाके में 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी पर 13 अपराधी मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। प्रयागराज में एसटीएफ ने मुठभेड़ में वकील पांडे को ढेर कर दिया। वकील पांडे पर कई जिलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। अपराधी वकील पांडे पर 50,000 का इनाम घोषित था। इस पूरे मामले में वकील पांडे के पिता सहसराम पांडे ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को गलत तरीके से मारा गया है। उन्होंने कहा कि किसी मामले में वारंट नहीं था। आपको बता दें कि वकील पांडे भदोई का रहने वाला था। उधर जालौर में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को छत से नीचे फेंकने का मामला सामने आया। पूरा मामला कुठौन थाना इलाके का है, जहां प्रेमिका के घर वालों ने और छत पर बैठे युवक पर हमला बोल दिया। उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद आरोपियों ने प्रेमी को छत से नीचे फेंक दिया। नीचे निर्माणाधीन मकान की बीम पड़ी हुई थी, जिसके सरिये युवक के शरीर में जा घुसे और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत में घायल को कानपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार 2 लोगों की तलाश जारी है। सुल्तानपुर में एम्बुलेंस ड्राइवर के तीमारदारों से घूस मांगने और मरीज की मौत के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला 2 दिन पुराना है, जहां बल्दीराय इलाके में मरीज को अस्पताल लेकर आ रही एम्बुलेंस कर्मियों ने तीमारदारों से 400 रुपए की घूस मांगी थी। शिकायत करने पर पूरे मामले में सीएमओ ने तत्काल एम्बुलेंस चालक और उसके सहायक को निलंबित कर दिया है। आज मैनेजर की तहरीर पर एम्बुलेंस चालक और उसके सहयोगी पर पुलिस ने नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली है। बाराबंकी के फतेहपुर थाना इलाके में रविदास जयंती बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर्स ने घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ितों की माने तो 7 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा था, जहां कुछ लोग आकर पंडाल जलाने की कोशिश करने लगे, जिसका पीड़ितों ने विरोध किया। इसके बाद दबंगों ने इन लोगों पर हमला बोल दिया। उधर मैनपुरी के सदर तहसील इलाके में 44 साल पहले डीएम आवास के निकट बेशकीमती सरकारी 30 बीघा जमीन का घोटाला सामने आया है। कलेक्ट्रेट के लिपिक ने तत्कालीन लेखपाल से मिलकर तहसील के दस्तावेजों में हेरफेर कराकर यह जमीन अपने नाम करा ली थी। यह खुलासा एसडीएम मैनपुरी सदर ऋषिराज की जांच में हुआ। घोटालेबाज लिपिक रिटायर्ड हो चुका है। मामले में रिटायर्ड लिपिक और तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद रिटायर्ड लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर कानपुर में मझावन गांव शहनाई वादकों का है। यहां पिछले कई दशकों से लोग केवल शहनाई वादन से ही अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन डीजेई डिस्को आने से शहनाई की मीठी आवाज कहीं खामोश हो गई है। आज मझावन में रहने वाले शहनाई वादकों की हालत ऐसी है कि युवा वर्ग अपनी परिपाटी से अलग होता जा रहा है। युवा अब दूसरे कामों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। शहनाई के उस्ताद राशिद अहमद बताते हैं कि उनके बड़े भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शहनाई वादन सीखा था और बाद में उन्होंने अपने बड़े भाई पर आज ये हुनर उनके किसी काम नहीं आ रहा है। हाथरस में पिछले 10 साल में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जो मार्च महीने में शुरुआत में ही पड़ रही है। इस गर्मी ने किसानों की नींद उड़ाकर रख दी है। किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी गेहूं की फसल इस गर्मी से पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। जिन गेहूं की बाल निकल आई उनमें 25% और जिन गेहूं में अभी बाल नहीं निकले हैं उनमें 50 से 80% तक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। खेतों में पड़े आलू भी किसान के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। किसानों का कहना है कि यदि आलू को तत्काल निकालकर तुरंत कोल्ड में नहीं पहुंचाया गया तो यह आलू सड़ जाएगा। आलू को इस समय बेचे तो उसकी कीमत इतनी कम मिल रही है जो उसमें लगी लागत का आधा हिस्सा भी नहीं है। प्रकृति की मार ने कहीं ना कहीं किसानों को घेर रखा है। वही आलू की स्थिति कह सकते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द आलू इससे निकालना पड़ रहा है। यदि आलू कुछ समय और इसमें रह गया तो आलू सड़ जाएगा, क्योंकि गर्मी इस प्रकार पड़ रही है जो किसानों का कहना है कि पिछले 10 साल में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। आइए जो आलूओं को खेत से जोत कर निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वजह है इतनी जल्दी युद्ध स्तर पर यह कार्य करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? निखिल नगाइच। ये जो आलू आप निकाल रहे हैं लगातार सभी खेतों में लगे हुए हैं, क्या ऐसी समस्या आन पड़ रही है? गर्मी की वजह से इस बार जो है टेम्परेचर कुछ अधिक है। अगर ये न निकाला जाए तो फल जाएगा, सड़ जाएगा। इस वजह से जल्दी से जल्दी कोल्ड पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा है। सभी की स्थिति यही बनी हाँ, हुई है। सभी की है और 2-4 दिन में हो सकता है कि सभी काम खत्म भी हो जाए इस गर्मी की वजह से। ये नहीं कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से जितनी गर्मी नहीं पड़ी थी जो इस समय पड़ रही है। आलूओं का निकलना है, वहीं धान का जो लहा है वो भी बेकार हो जाएगा और जो गेहूं है वो पूरी अपनी तरह से बाल नहीं आ पाई हैं, वो गेहूं भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। पीएन शर्मा, इंडियन न्यूज। भारत और नेपाल के सदियों पुराने मित्रता के संबंध को कायम रखते हुए भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट ने नेपाली युवकों की भर्ती के लिए महाराजगंज के सीमावर्ती क्षेत्र नौतनवा में कैंप का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में नेपाली युवा हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप के आयोजन से पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल है। सेना में भर्ती होने के लिए नेपाली युवकों में भारी उत्साह देखा जा रहा। जिलाधिकारी ने बताया कि 4 मार्च से 13 मार्च तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें दौड़, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो सेना भर्ती के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। गोरखा रेजिमेंट के लिए भर्तियां हो रही हैं। 13 मार्च तक ये भर्ती की प्रक्रिया चलने वाली है। हजारों नेपाली युवक सेना की भर्ती में शामिल हुए हैं। सेना भर्ती के लिए ये कैंप लगाया गया है। 13 मार्च तक भर्ती की प्रक्रिया इस कैंप में चलेगी। बीजेपी के सांसद आर.के. पटेल के कई प्रयासों के बाद बुंदेलखंड को एक और ट्रेन मिल गई है। सांसद आर.के. पटेल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन बरौनी से रोजाना अहमदाबाद के लिए चलेगी। ट्रेन चलने से यात्रियों में खुशी का माहौल है। देखिए खास रिपोर्ट।
योगी सरकार में बुंदेलखंड को विकास की ओर ले जाने का सपना धीरे धीरे सच होता दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, बुंदेलखंड से अब अहमदाबाद जाने के लिए नई ट्रेन की शुरुआत की गई है, जिसका श्रेय सीधा सांसद आर.के. पटेल को जाता है। नई ट्रेन को रफ्तार देने के लिए सांसद आर.के. पटेल ने कई प्रयास किए थे। बीजेपी सांसद आर.के. पटेल ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल दिखा। अब बांदा चित्रकूट के लोगों को अहमदाबाद तक सीधी ट्रेन मिल सकेगी। ये ट्रेन रोजाना बरौनी से अहमदाबाद के लिए चलेगी। अभी तक बांदा और चित्रकूट के लोगों को अहमदाबाद के रूट पर जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वर्तमान में भाजपा सरकार बुंदेलखंड को एक नया रूप देने में लगी हुई है। इसी के चलते बुंदेलखंड एक्सप्रेस का काम चल रहा है, जबकि रेलवे के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। साथ ही रेलवे के डबल लाइन का भी काम चल रहा है। जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। रेलवे दोहरीकरण के बाद बांदा को और भी ट्रेनें मिल जाएंगी। सांसद आर.के. पटेल की माने तो उनका कहना है कि उनकी सरकार घोषणाएं नहीं करती है, सीधे काम करती है और इस ट्रेन की भी बीजेपी सरकार ने घोषणा नहीं की थी। सीधे ट्रेन चलाकर काम करके दिखाया। सांसद आर.के. पटेल ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए बताया कि पूर्व की सरकारों में जिस क्षेत्र का रेल मंत्री होता था, उसी क्षेत्र को ट्रेन मिलती थी और बुंदेलखंड को ट्रेन की कमी से जूझना पड़ रहा था। लेकिन बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाते हुए बुंदेलखंड के विकास का बीड़ा उठाया। बांदा से अहमदाबाद के लिए शुरू की गई ट्रेन का किराया भी दूसरे ट्रेनों से सस्ता है। इस ट्रेन से यात्री मात्र 1475 रुपए में अपना सफर तय कर सकेंगे। वहीं ट्रेन के संचालन से यात्रियों में बेहद खुशी देखने को मिल रही है। बांदा से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। तो फिलहाल मेरा गांव मेरी खबर में बस मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।